कितनी बार बोला है घर में ये मोमोज चाउमीन ये सब मत बनाया कर। सिंपल सीधी सी रोटी चावल नहीं बनता तुझसे? घर को घर रहने देना बहू, होटल क्यों बना रही है? माँ जी ये बच्चों के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए सब्जी रोटी बनी है। ससुर जो कि एक नंबर के चटोरे थे। तो जरा टेबल पर कपड़ा मार कर लगाना 2 प्लेट चाउमीन के। क्या बके जा रहे हैं? बहू खड़ी है सामने, कोई बैठा नहीं है। ससुर को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन वो क्या है ना, है तो ससुर। हाँ तो घर पे ऐसा गंदा खाना बनता है तो लगता है जैसे किसी होटल में बैठे हो, तो आवाज भी वैसी ही निकलती है। जा बेटा ले आ चाउमीन, अब बनी है तो खा लेते हैं, और क्या। हाँ और क्या, हम नहीं खाएंगे तो सारा गंदा खाना ये लोग बच्चों को खिला देंगे ना। जा 4-5 मोमोज मेरे लिए भी ले आ। स्वरा के सास ससुर पुराने ख्यालों के थे और वो चाहते थे कि उनका घर भी उसी हिसाब से चलता रहे, जिससे उनकी दोनों बहुएं परेशान रहती हैं। स्वरा दीदी, लगता नहीं है कि मम्मी जी पापा जी जीने देंगे। पता है कल क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि दाल चावल बनाया करो, बस यही ना? तुझे पता है इस महीने हम लोगों के घर पर चावल कितना लगा है? अरे बाप रे, क्या ही बोलो। अरे दीदी ये कोई बड़ी बात नहीं है, दाल चावल बनाने में कौन सा वक्त लगता है। कल सासू माँ कह रही थी ये आंगन में चूल्हा बना ले और अब से रोटी चूल्हे की ही खिलाना। बताओ दीदी, इतनी गर्मी, ऊपर से सास ससुर की चूल्हे की खाने की डिमांड। मुझसे तो चूल्हे पर खाना नहीं बनने वाला, कहीं कोयले से जल के मर जाऊं तो? ना बाबा ना। मुझसे कौन सा बनेगा दीदी, मैंने तो कभी गैस में भी खाना नहीं बनाया था शादी से पहले, अब चूल्हे में खाना मेरे बस की बात नहीं है। तभी ससुर के खांसने की आवाज आती है और दोनों बहुएं लग जाती हैं काम पर, सर पर पल्ला और हाथ में बेलन। अरे बहू क्या हो गया, आज खाना नहीं बनेगा क्या? पुराने जमाने में तो 7 बजे खाना लग जाता था, तब तो चूल्हा हुआ करता था, हाथ से गेहूं पीसा जाता था। अब पूरी सुविधा है, उसके बाद भी खाने में इतनी देरी। जब देखो तब हर बात पर पुराना जमाना ले आते हैं दीदी। हाँ, इन्हें भी तो कोई बताए कि पुराने जमाने में सास ससुर कैसे रहा करते थे। ससुर की फिर खांसने की आवाज आती है। लाई पापा जी खाना। तभी वहाँ स्वरा की बेटी आती है। मम्मी मम्मी चलो ना, स्कूल का होमवर्क करवा दो, बहुत सारा काम बचा है। पुराने जमाने में तो दादा दादी बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, जा अपने दादाजी के पास बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर ले। ससुर अलका की बात सुन लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ लाओ, आओ बिटिया मैं कराता हूँ तुम्हारे स्कूल का काम, वैसे भी तुम्हारी माँ को आता ही क्या है। ससुर की बात सुनकर अलका हंसती है और कहती है, दीदी ससुर जी को कम मत समझिए, सासू माँ से भी 4 हाथ आगे हैं ये ताने बोलियां सुनाने में। तो सुनाने देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो तब पुराने जमाने का रोना लेकर बैठे रहते हैं, पर जब उनका दामाद आता है तब तो कोई पुराना जमाना उनको याद नहीं आता, तब तो ये एकदम मॉडर्न और शहरी हो जाते हैं। हाँ भाभी ये ठीक कह रही हैं आप, मुझे क्या लगता है कि दामाद जी ही ठीक करेंगे इनको। वक्त गुजरता है और सास ससुर की सोच बहू के लिए जैसी की तैसी रहती है। फिर एक रोज, अरे बहू ये जूता तान कर कहाँ निकल रही है सुबह सुबह? हाँ कहाँ जा रही है बता तो। माँ जी वजन बढ़ता जा रहा है, साथ में 100 बीमारियां लग रही हैं, सोच रही हूँ थोड़ा वॉक करना शुरू कर दूं, आप चलेंगे मेरे साथ? वॉक? अरे ना ना ना, वॉक पर नहीं जाएगी तू। अगर तू वॉक पर गई तो हम लोगों को चाय कौन बना कर देगा? चाय के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा, बस मैं आधे घंटे वॉक करके आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ सबके लिए। सास कुछ नहीं कहती और अलका वॉक के लिए निकल जाती है। दोपहर को जब सारा काम करके अलका फ्री होकर अपने कमरे में सोने जा रही थी कि ससुर आवाज देते हैं। अलका बहू देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलका खुश हो जाती है कि पहली बार जिंदगी में सास ससुर उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। लेकिन ये क्या? पापा जी ये क्या है? तुम्हारे वॉक की मशीन है बहू, वो क्या ना चाहे तो हमें पूरे वक्त पर ही चाहिए। अलका देखती है सामने हाथ से गेहूं पीसने की चक्की रखी है। अब यह चक्की रोज 2 बार चलाना, हाँ? रोज रोटी के लिए घर का ही आटा होगा, घर का पीसा आटा भी मिल जाएगा और तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या?
फिर क्या, अगले रोज से अलका का वॉक करना रुक जाता है और वो 2 वक्त रोटी के लिए गेहूं पीसने लगती है। क्या अलका, तूने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली खुद ही। क्या जरूरत थी उनके सामने वॉक पर निकलने की। अब पीसो चक्की। अलका बेचारी क्या करती। फिर एक रोज स्वरा तैयार होकर बच्चों के स्कूल जा रही थी। बेटा ये क्या पहना है? ये हमारे घर की परंपरा रही है क्या? पुराने जमाने से बहुएं साड़ियां पहनकर सर से पल्ला लेती थी, तभी घर से बाहर कदम रखती थी। ये सूट वूट हमारे घर पर कोई नहीं पहनता। जाओ इसे बदल कर आओ। वैसे जा कहाँ रही हो तुम? पापा जी, बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल में कोई भी पेरेंट्स साड़ी पहनकर नहीं आते, और खास करके नेहा ने कहा है कि साड़ी मत पहनकर आना। उसकी सारी सहेलियों की माँ जींस टॉप में आती है। अगर मैं सारी औरतों की तरह जींस नहीं पहन सकती तो कम से कम सूट तो पहन लूं। उसकी बेइज्जती होगी अगर मैं सर पर पल्ला लेकर गई तो। वो ऐसे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्या है? जहाँ साड़ी पहनकर जाने पर बेइज्जती होती है। तभी वहाँ नेहा आती है। दादी प्लीज, आप अपने पुराने जमाने के ख्याल हमारे ऊपर ना थोपे। आपको पता है लास्ट टाइम मम्मा साड़ी पहनकर आई थी तो कैसी लग रही थी? मेरी सहेलियां आज तक मुझे चिढ़ाती आ रही है। जींस टॉप ना सही, पर मम्मा सूट पहनेगी। ससुर को नेहा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। थप्पड़ तो नेहा को पड़ता है, लेकिन डर स्वर आ जाती है। वो अंदर जाकर साड़ी पहन लेती है। जब कमरे में नेहा आती है, तुझे पता है ना दादा दादी पुराने ख्यालों के हैं, तो क्यों ऐसे जिद करती है? माँ, अगर आप सूट पहनकर स्कूल नहीं आ रही है तो आपको मेरे स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है। मुझे नहीं जाना ऐसे स्कूल। साड़ी भी आप गंवार वाली पहनती है। साड़ी पहनी तो अच्छे से पहनी जैसे मेरी टीचर पहनती है। स्वरा क्या कहती कि नई साड़ियां खरीदने की भी इजाजत नहीं है। मिलने बरतने वाले लोग जो साड़ी दे जाते हैं, बस वही साड़ी उसके साथ सिलाने के लिए देती है। फिर शाम को, पता नहीं दीदी कहाँ से कांदा लहसुन की महक आ रही है। सच में दीदी, कभी कभी ना बड़ा मन करता है ऐसा लहसुन से भरा खाना खाने का। हमारे घर में कांदा लहसुन क्यों नहीं डालते सब्जी में? अरे डालते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर। ससुर जी तो खूब चाव से कांदा लहसुन वाला खाना खाते हैं, पर वही है ना, अपने पुराने जमाने का राग इनकी नाक ऊंची कर रखी है। तभी सासू माँ आ जाती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? लहसुन वाला खाने का मन कर रहा है सासू माँ, आज बना ले क्या? हरे कृष्णा हरे रामा हरे राम। आज तो बहू बड़ी पूर्णमासी है। आज के दिन तो व्रत रखना चाहिए, और तुम लहसुन की बात कर रही हो? पुराने जमाने में घर में कांदा लहसुन बिल्कुल नहीं बनता था। अगर बनता भी था तो घर के बाहर चूल्हे में, समझ रही हो? और उसके बर्तन भी अलग होते थे। अब आज तो मैं इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन बाद में कभी देखती हूँ। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। शाम को बहुएं खाना बना रही थी कि बड़ा बेटा अजय आ जाता है। अरे अजय, क्या बात है, आज बड़ा जल्दी आ गया? सब ठीक है? अरे माँ, वो आज गुड़िया का पति विवेक आ रहा है ना, तो सोचा रात को खाने में उसके साथ बैठ जाऊं। नीलेश को तो आने में देर लगेगी। सास ससुर विवेक का नाम सुनते ही उछल पड़ते हैं। विवेक उनका दामाद है, जिसकी 100 गलती भी इन लोगों को दिखाई नहीं देती। शाम को दामाद घर आता है तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अरे दामाद जी, गुड़िया को नहीं लाए? मैं हर जगह बीवी को ढोकर थोड़ी ना घूमता हूँ। वो तो आज भैया जिद करके बुला रहे थे तो आ गया। कुछ खाने पीने का भी मूड बन गया था। मैंने कहा बाहर बैठ के होटल में खाऊंगा, इससे अच्छा अपना घर है, चलता हूँ। क्यों ससुर जी, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ क्या खाने पीने का मन है? जो बोलो वो बनवा दे। 2 बहुएं हैं। पापा, आपको पता नहीं, ये आपका दामाद एक नंबर का शराबी है। तो क्या पिएगा ये सोचिए। क्या बोला भैया? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करते ना इंतजाम। वैसे बेटा स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है, ये तो पता है ना तुमको। वो ऐसा है ना पापा जी, ज्यादा अक्ल मत चलाइए अपनी। बोल रहा हूँ ना, कांदा भजी बना दीजिए, और वो भी छोटी वाली भाभी से कहिएगा। वो क्या है ना, अलका भाभी ने बहुत पहले कांदे के पकौड़े खिलाए थे मुझे। आज तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में बसा हुआ है। अलका तो ये सुनकर खुश हो जाती है।
हे भगवान, कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। कांदा लहसुन खाने का मन हो रहा था और आ भी गया चांस। अरे बहू, जमाई राजा को कांदा के पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो जाकर किचन में तैयारी कर, और साथ में बटाटे में लहसुन की चटनी डालकर उसके भी पकौड़े बना लेना। मैं अजय से कहती हूँ तुझे सामान ला कर देगा। अलका का भी मन बहुत होता है कांदा लहसुन खाने का, लेकिन अभी अभी तो सास ने डांटा था उसे, तो सास की क्लास लगाना भी तो जरूरी है। नहीं नहीं माँ जी, आज तो बहुत बड़ी पूर्णमासी है, आज तो दुनिया भर के लोग व्रत रखते हैं, मुझसे नहीं बन पाएगा कांदा लहसुन वाला खाना आज। देख, ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी? चुपचाप खाना बनाने की तैयारी कर, हमारे जमाई राजा को खाना है। अलका मन ही मन मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, सब बनता है घर में, बस सुविधा के अनुसार। जब जवाई आ गया तो ये घर की सारी पुरानी परंपरा, सारे कायदे कानून उस छत के ऊपर दिखेंगे। दोनों बहुएं हंसने लगती है। खैर, जमाई राजा खाकर खूब सारा पीकर घर से निकल जाते हैं। हाय रे माँ जी, मेरे पैर पर बहुत चोट लगी है, चला भी नहीं जा रहा। दामाद जी भी जा चुके हैं, माँ चलिए अपने कमरे में सोने। माँ जी, मैं सारा बर्तन रख देती हूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए। ऐसा कैसे कोई काम नहीं है? हमारे घर में ये सब गंदी चीजें जब बनती है तो उसके बाद पूरे घर की धुलाई होती है। तो एक काम कर, पूरे घर को पानी से धो, पूरा घर शुद्ध कर, अगरबत्ती जला और उसके बाद सोने जाना। छोटी बहू समझ जाती है कि अचानक से बड़ी बहू ने क्यों चोट लगने का नाटक कर दिया। माँ जी, मुझे तो माफी करिए, वो क्या है ना, आज इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लहसुन छिलने में कितना टाइम गया आपको पता भी है। मैं जा रही हूँ सोने, और बिखरे बर्तन बटोर देती हूँ बस। छोटी बहू भी बर्तन बटोर कर अपने कमरे में चली जाती है। पर अगली सुबह ये क्या, पूरा घर जैसा का तैसा। अरे ये क्या, कल रात घर की धुलाई नहीं हुई? माँ जी, आप तो मुझसे धुलवाई करवाती थी जब भी घर में कांदा लहसुन वाला खाना बनवाती थी। क्या हो गया? बड़ी बहू बीमार हो गई तो क्या छोटी बहू को प्रेशर नहीं देना चाहिए? वाह दीदी, तो ये आपकी चाल थी। वही मैं सोचूं, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी, अब क्यों बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई? अब जो चीजें मैंने झेली है, एक बार तू भी तो देख कैसे मैंने इस घर में अपनी जिंदगी काटी है। पूरा खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, बर्तन बटोरने के बाद, पुरानी परंपरा का पालन करते हुए पूरे घर को पानी से धोकर अगरबत्ती जलाकर सोने जाती थी। फिर चाहे शरीर कांप ही क्यों न जाए। तो क्या हुआ, कल रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस घर में। मैं थक गई थी दीदी, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा जो परंपरा है वो तो है ही। मुझे लगा शायद सासू माँ और ससुर जी मिलकर पूरा घर धो देंगे, लेकिन ये क्या, परंपरा तो टूट गई। क्यों पापा जी, है ना? ससुर सास की तरफ देखे सास ससुर को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं धोने लगी थी पूरा घर। वो तो तुम्हारे पापा जी ने कहा वो धो देंगे, तो मैं सोने चली गई। अब देख रहे हो घर धुला भी नहीं है। क्या जी, क्यों नहीं धोया आपने पूरा घर? अरे भगवान, ऊपर वाले का तो खौफ रखो। इस उम्र में इतना झूठ बोलकर कहाँ जाओगे? तुमने कब मुझसे कहा कि तुम धो दो घर? अरे ये आसान बात है क्या? रात में पूरा घर पानी से धोना, अगरबत्ती जलाना, अरे मेरे बस की बात नहीं है ये। वही तो पापा, पुरानी परंपरा का सारा बोझ आपने हमारी बीवियों पर डाल रखा है। ये तो भला हो इन दोनों लड़कियों का जो हमारा घर छोड़कर भागी नहीं, वरना कोई और होता तो कब का भाग जाता। अलका जब देखती है कि हवा बहुओं की तरफ से है तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करती है। भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता इतना काम। हमारी भी एक कैपेसिटी है काम करने की, हम भी थक जाते हैं। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कोई तुमसे कुआं नहीं खुदवाते हम, बस घर की जो पुरानी परंपरा है बस उसी का पालन करवाते हैं। और अगर नहीं पालन कर सकती हो तो अपने घर जाओ। और ये तो क्या कह रहा है अजय कि ये भागी नहीं है? अरे हमने कौन से कोड़े बरसा दिए जो ये नहीं भागी? और देख बेटा, तुझे लग रहा है ना कि हम जुर्म कर रहे हैं, तो कल से इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अजय देखता है कि गंगा तो उल्टी बह रही है, माँ बाप उसको घर से निकालने की बात कर रहा है, तो वो भी पलट जाता है। अरे नहीं नहीं, मम्मी सही कह रही है, घर की परंपरा को तो बरकरार रखना ही है, और ये दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर आप भी तो कभी बहू थी।
आ गया ना लाइन पर? अब बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर, समझा? अब जा यहाँ से। अजय वहां से निकल जाता है और दोनों बहुएं समझ जाती है कि उनकी जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ सकती। रहना है तो इसी स्थिति में रहना है। लेकिन कहते हैं ना, 100 रास्ते भले बंद हो जाए लेकिन ऊपर वाला एक रास्ता जरूर खोल देता है। और वो रास्ता था, अरे दामाद जी आए, सुन रहे हैं? हमारे तो भाग्य खुल गए। कल रात में ही आप खा पी कर गए और आज सुबह नाश्ते में भी आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद घर पर भोग लगाने आए हैं। बताइए आज क्या बना दे आपके लिए? सासू माँ, रात का सर दर्द अभी तक उतरा नहीं है। सबसे पहले एक नींबू पानी और उसके बाद 1 प्लेट कांदा पोहा और लहसुन की चटनी के साथ बटाटा वड़ा। जरा जल्दी करना। अभी तो सबने आँख खोली ही थी, ऐसे में ही आँख खोलते ही कांदा लहसुन ये तो इस घर की परंपरा कभी थी ही नहीं। कांदा पोहा तो माँ जी ही बहुत अच्छा बनाती है, आज वही बनाएंगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? भाभी सही बात है, माँ जी के हाथ का कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक। आज तो कांदा पोहा मैं सासू माँ के हाथ का ही खाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, ना ही पूजा की है। पूजा के बिना मैं कुछ नहीं करती। तो फिर मैं चला अपने घर, बोलूंगा आपकी बेटी को कि तुम्हारे घर से भूखे पेट आ रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। मेरी दोनों बहुएं आपकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करेंगी। आप जो बोलेंगे वही बनाएंगी। बस मुझे माफ करिए। सही कह रही है आपकी सास दामाद जी। हमारे घर की परंपरा नहीं है सुबह सुबह कांदे की चीज खाने की। अब आपकी खातिर हम वो कर भी देंगे, लेकिन हमें मत कहिए, ये काम दोनों बहुएं कर देंगी। पिताजी, परंपरा तो मेरे घर की भी नहीं है सुबह सुबह कांदा लहसुन ये सब खाने की। मुझे माफ करिए, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो बनाना ही नहीं आता, और वैसे भी सुबह में मेरा इतना काम फैला है कि अगर कांदा काटने में लगी तो बाकी का काम कौन करेगा। वैसे भी इस घर की परंपरा के अनुसार वो सारे काम बहुत जरूरी है, तो मुझे भी माफ करें। दोनों बहुएं वहां से चली जाती है, लेकिन दामाद वहीं खड़ा रहता है। परंपरा? ये क्या शाहरुख खान की कोई फिल्म चल रही है जहाँ परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है? ससुर जी, आप लोग घर को घर क्यों नहीं रहने दे रहे? सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ मैं ऐसा करूँ तो, अगर उसकी भी सारी इच्छाएं मैं दबा कर अपने घर के ढकोसलों को उसके पीठ पर लाद दूं तो चलेगा क्या? अरे नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना, कमर टूट जाती है, मैं जानती हूँ ना। ये दोनों बहुओं को जब हम काम बोलते हैं तो ये कितना थक जाती हैं। मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी मत करना। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप सही कह रहे हैं। पुरानी परंपरा के नाम पर हम अपनी बहुओं के साथ नाइंसाफी कर रहे थे, उन पर झूठा बोझ डाल रहे थे। बेटा, हमें माफ करना, आपने हमारी आंखें खोल दी। जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से कैसे उम्मीद करें। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जियो और कोई पुरानी परंपरा, कोई पुराने रीति रिवाजों की चिंता करने की जरूरत ना है। जितना जरूरी है हम उतना ही करेंगे। जबरदस्ती के ढकोसलों को अब हम तुम्हारे सर पर नहीं डालेंगे, हमें माफ करना। दामाद ये सुनकर दोनों बहुओं की ओर देखकर मुस्कुराता है, वहां से जाने लगता है कि अरे दामाद जी, कांदे पोहे तो खाते जाइए। मम्मी जी, पापा जी, सब आ जाओ, खाना तैयार है। अरे अभी तो आप किचन में खाना बनाने गई थी भाभी, इतनी जल्दी खाना बन भी गया? अरे तो दाल चावल ही तो बनाने थे। दाल चावल बनाने में टाइम ही कितना लगता है। एक गैस पर दाल चढ़ा दी, एक पर चावल बना दिए। जल्दी खाना बनाने के चक्कर में तो सारे खाने का कल्याण कर देती है। दाल तो देख कितनी ज्यादा गल गई है, दाल पतीले में बना लेती। मम्मी जी, ये चने की दाल है, इसे पतीले में बनाने बैठूंगी ना तो 2 घंटे लग जाएंगे इसे गलने में। अब जो चीज कुकर में बनती है उसे तो कुकर में ही बनाना पड़ेगा ना। नहीं अंजू, मम्मी ठीक कह रही है। यह जल्दी खाना बनाने के चक्कर में देखो ना, तुमने दाल चावल का क्या हाल कर दिया है। ना तो चावल खिले खिले और ना ही दाल। ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी खा रहा हूँ। हद है। अब दाल चावल को मिक्स करके खाओगे तो हल्का फुल्का खिचड़ी जैसा ही तो टेस्ट आएगा ना। आप लोगों को हमेशा हर चीज से दिक्कत होती है।
अंजू को बड़ी परेशानी होती थी जब घर वाले उसके बनाए हुए खाने के लिए उसे कुछ कह देते थे। अगली सुबह अंजू किचन में नाश्ता बनाने गई। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन अब आलू उबालने बैठूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा और गर्मा गर्म आलू के पराठे अच्छे भी नहीं बनेंगे। आटे में आलू कसकर कच्चे आलू के पराठे बना देती हूँ। अंजू आटे में ही कच्चे आलू कद्दूकस करके उसमें सारे मसाले और हरा धनिया मिलाकर टेस्टी से आलू पराठे बनाकर तैयार कर देती है। कितने टेस्टी पराठे बनाए मैंने, आज तो खाकर कुछ बोल ही नहीं पाएगा, पराठे टेस्टी नहीं है। अंजू टेबल पर नाश्ता सर्व करती है। वाह बहू, आज पराठे बनाए तुमने? हाँ पापा जी, बहुत दिन से आलू के पराठे बनाए नहीं थे ना, और आज मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा लगे हाथ आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। चलो अच्छा है, वैसे भी मेरा कई दिन से पराठे खाने का मन कर रहा था। सब पराठे खाते हैं, अब उन्हें पराठे टेस्टी तो बहुत लगते हैं, लेकिन पराठे उन्हें वैसे नहीं लगते जैसे आमतौर पर होते हैं। तभी सासू माँ बोल पड़ती है, सच सच बता बहू, ये आलू के पराठे तूने कैसे बनाया? ये मुझे आलू के पराठे जैसे तो नहीं लग रहे। सच कहूँ तो भाभी, आलू के पराठे जैसे तो मुझे भी नहीं लग रहे। अरे इससे अच्छे आलू के पराठे तो मेरे कॉलेज की कैंटीन में मिलते हैं। अरे लेकिन इसमें आलू है कहाँ? मुझे तो इसमें कहीं भी आलू की स्टफिंग नजर नहीं आ रही। अरे भैया, आलू की स्टफिंग होगी तो नजर आएगी ना। पक्का भाभी ने आज भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के चक्कर में अपना कुछ तिगड़म लगाया इन पराठे बनाने में। अरे तिगड़म क्या, आलू के पराठे बनाने थे ना, तो मैंने उबालने की जगह कच्चे आलू के पराठे बना दिए। अरे आलू तो इसमें है ही ना। थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है। टेस्ट तो मैंने भी करके देखा था। ये तेरे जल्दबाजी के खाने का टेस्ट ना तुझे ही अच्छा लगता होगा। आलू के पराठे का नाम लेकर ये कैसे पराठे खिला दिए तूने? आलू उबाल कर पराठे नहीं बना सकती क्या? पता नहीं कितनी काम चोर है आलसी कहीं की, आलू के पराठे का पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया। अब इतनी मेहनत से अंजू ने कच्चे आलू का पराठा बनाया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसे फेल कर दिया रात को डिनर टेबल पर। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू हर खाने को बनाने में इतनी जल्दी क्यों मचाती है? कम से कम आलू की भुजिया को ठीक से लाल तो हो जाने देती। करारी करारी आलू की भुजिया खाने में मजा आता है। हाँ भाभी, और आपको कितनी बार बोला है, छोले की सब्जी बनाया करो तो पहले अलग से छोले उबाला करो, बाद में कढ़ाई में मसाला बनाकर तड़का लगाया करो। लेकिन आप तो सीधे मसाले में कच्चे छोले डालकर सीटी लगा देती हो। छोले का सारा टेस्ट ही खराब हो गया। अरे कहाँ टेस्ट खराब हो गया? और वैसे भी चाहे छोले को पहले उबाल कर तड़का लगाओ या तड़का लगाकर कच्चे छोले में सीटी लगवाओ, टेस्ट तो सेम ही आता है ना। हाँ, आप लोगों को बस मेरे हर खाने में बुराई करने की आदत हो गई है। अरे अब हम क्या तुम्हारे कोई दुश्मन है जो बिना बात के तुम्हारे खाने की बुराई करेंगे? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हबड़ तबड़ में रहती हो। पता नहीं ऐसा क्या करना होता है तुम्हें जो खाना बनाने की इतनी जल्दी रहती है तुम्हें। बहू, तुम्हारे जल्दी खाना बनाने के चक्कर में कितने दिन से ढंग का कुछ खाना नहीं खाया, लेकिन कल सुबह तुम कृपा करके मेरे लिए सांभर, डोसा और नारियल की चटनी बना देना, और वो आराम से बनाना, उसमें कोई भी जल्दबाजी मत करना। हाँ, और आप डोसा बनाओगी ना तो साथ में मेरे लिए उत्तपम भी बना देना। तब तो मेरे लिए आप इडली बना देना। डोसा और उत्तपम खाया नहीं जाता मुझसे, थोड़ा हैवी हैवी सा हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। इतनी मेहनत से खाना बनाओ और इन लोगों के नखरे पूरे नहीं होते। तो ये मत सोच अंजू बहू कि मेरी उम्र हो गई है तो मेरे कान भी खराब हो गए। बहुत अच्छी तरह सब कुछ सुनाई देता है मुझे। आई बड़ी नखरे हैं सबके। अंजू चुपचाप अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह साफ सफाई करके वो किचन में नाश्ता बनाने जाती है। जल्दी से दही में सूजी भिगो देती हूँ, डोसे भी तो बनाने। सूजी भीगेगी तब तक सांभर और चटनी बनाकर तैयार कर लूंगी। अंजू कुकर में सब्जियां भूनकर उसमें दाल और सांभर मसाला डालकर सीटी लगवा देती है और जल्दी से नारियल की चटनी भी बना देती है। इडली और उत्तपम तैयार करके वो डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है और ससुर जी को गर्मा गर्म डोसे बना बना कर देती जाती है। अरे भाभी, अपने सांभर में सब्जियां नहीं डाली क्या? पूरे सांभर में मुझे कहीं सब्जियां नजर ही नहीं आ रही। अरे सब्जियां तो डाली है मैंने, गाजर, लौकी, कद्दू और बीन्स भी डाले थे। क्या मजाक करियो भाभी,
अगर आपने सांभर में सब्जियां डाली होती तो हमें दिखाई नहीं देती क्या? एक भी सब्जी नजर नहीं आती इसमें। हाँ, वो मैंने सब्जियां भूनकर उसी कुकर में डाल दी थी ना। और तुम्हें तो पता है अरहर की दाल खुद से घुटती नहीं है, उसे मथनी से घुटना पड़ता है ना। तो दाल घुट रही थी तो साथ में सब्जियां भी घुट गई। क्या यार भाभी, आपको कल पापा ने बोला था ना, कल कुछ भी जल्दबाजी में मत बनाना। कितना मन था इडली सांभर खाने का। अब ये सांभर सांभर जैसा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल दाल लग रही है। हाँ बहू, और ये डोसा भी ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डोसे में जो चावल और उड़द दाल का एक अलग सा फ्लेवर आता है वो तो इसमें आ ही नहीं रहा। भाभी ये बात तो पापा ने ठीक बोली, उत्तपम का टेस्ट भी कुछ अलग ही आ रहा है, वो फर्मेंटेड वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है। हाँ, वो मैंने चावल और उड़द दाल को फर्मेंट करके डोसा नहीं बनाया है, उसमें ना बहुत टाइम जाता है, तो मैंने सूजी से ही डोसा और ये सब बना दिया। हे भगवान, तो कब सुधरेगी? आखिर तुझे किस बात की इतनी जल्दी होती है जो तुझे इतनी जल्दी जल्दी में सारा खाना बनाना है? अब सूजी से ये सब बनाया है तो सबको गैस ही होगी ना। और भाभी मैं तो डाइट पर थी, मेरी डाइटिशियन ने मुझे सूजी खाने से बिल्कुल मना किया है। मुझे लगा आपने इडली दाल चावल से बनाई है इसलिए मैंने खा ली। अब ये क्या करती हो, रहने तो मुझे खाना ही नहीं खाना। एक तो ना ही इसमें टेस्ट है, ऊपर से सूजी की इडली खिलाती। मैं अपने कॉलेज जाकर कैंटीन से कुछ खा लूंगी, कम से कम वहाँ कुछ टेस्टी तो मिलेगा। मुझे भी खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। सूजी से बना हुआ उत्तपम ही खाना होता तो कल रात को ही नहीं खा लेता, सुबह तक वेट क्यों करता? आपने खाने का पूरा मन खराब कर दिया भाभी। अरे लेकिन क्या लेकिन अंजू, सब रोज कितना बोलते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं है। ज्यादा जल्दी है ना तुम्हें खाना बनाने की। अब तुम ही ये सब खाओ, मैं भी ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगा। शारदा जी, आप भी मेरे साथ चलिए, हमारा डोसा खाने का मन है तो हम अच्छा सा डोसा खाकर आएंगे। मैं आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। सब लोग बिना नाश्ता किए उठकर वहां से चले जाते हैं। आज अंजू को इस बात का बड़ा बुरा लगता है। मेरी ही गलती है, मैं ही खाना बनाने में कुछ ज्यादा जल्दी कर देती हूँ। लेकिन इतनी जल्दी खाना बनाने का भी क्या फायदा जब किसी को वो अच्छा ही ना लगे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आज से मैं अच्छी तरह टाइम लगाकर सबके लिए खाना बनाऊंगी। टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगी, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सब नाश्ते के टेबल से गुस्सा होकर चले गए थे, इसलिए सबको मनाने के लिए अंजू पूरा टाइम लगाकर शाम को अच्छा सा खाना बनाकर तैयार करती है। अरे आज की तारीख में खाना मिल जाएगा या नहीं, इसलिए 1 घंटे से खाने का इंतजार किए जा रहे हैं। भाभी थोड़ा जल्दी लेकर आओ ना खाना। वैसे तो रोज 15 मिनट में खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ, आज भूख लग रही है तो 8 के आपने 9 बजा दिया और अभी तक खाना नहीं बना। अरे ला रही हूँ, और सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, आज मैंने डिनर में मटर पनीर की सब्जी, दम आलू, पुलाव और पराठे बनाए हैं। घर में कोई पार्टी है क्या बहू, जो इतना सब खाने को बना दिया? रात के खाने में इतना सब कौन खाएगा? पापा जी, सुबह मेरी वजह से आप सबका टेस्ट खराब हो गया था ना, तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छा बना देती हूँ। और आज मैंने कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं बनाई, आज तो मैं शाम से ही खाना बनाने में लग गई थी। शाम से खाना बनाने में लग गई थी, फिर भी खाना बनाने में इतनी देर लग गई? चलो खा कर देखते हैं कैसा बनाया तूने टाइम लगा कर खाना, पता तो चले खाने में कोई फर्क है कि वैसा ही है। सब खाना टेस्ट करते हैं और ऐसा रिएक्शन देते हैं जो अंजू को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या हो गया, खाना अच्छा नहीं लगा क्या आप सबको? भाभी क्या आप सचमुच ये खाना शाम से बना रही थी? अगर आपको ऐसा ही खाना बनाना था तो आप वही 15 मिनट वाला खाना बना लेती, इतना टाइम लगाकर भी ये बनाया। सच में अंजू, ये मटर पनीर और आलू दम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम 15 मिनट में बनाती हो। फिर इतना टाइम बर्बाद करने का फायदा ही क्या हुआ? हमें इतने देर भूखे बैठा रहना पड़ा और इतनी गैस खराब हुई वो अलग। ये क्या बात हुई, एक तो मैंने इतना टाइम लगाकर इतनी मेहनत करके खाना बनाया और आप कह रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन अब आपके हाथों में ना वो जल्दबाजी वाला टेस्ट रंग चुका है। आप जब रोज इतना टाइम लगा कर खाना बनाओगी तब जाकर आपके हाथों में वो टेस्ट आएगा। वैसे बात तो पिंकी ठीक ही कह रही है, इतने टाइम से जल्दी खाना बनाकर मैंने अपने खाने का टेस्ट ही खराब कर लिया है। पर कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखती हूँ, कभी ना कभी तो पसंद आ ही जाएगा। अब अंजू के मन में एक बात बस गई
कि उसे अपने ससुराल वालों को अच्छा खासा टेस्टी सा खाना खिलाकर खुश करना है। इसलिए जहाँ वो पहले रसोई में आधा पौना घंटा खाना बनाने में लगा देती थी, अब वो पूरे 2-2 घंटे लगकर रसोई में खाना बनाने लगी। मम्मी जी को मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। आज अच्छे से उनके लिए मूंग की दाल का हलवा बनाऊंगी। मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। और पापा जी की पसंद की आलू की सब्जी और गर्मा गर्म कचौड़ी। आहा, आज तो मेरी तारीफों के पुल बनने खत्म नहीं होंगे। अब अंजू को क्या पता था, अपने मन में वो जो बातें सोच रही है वो बस उसके ख्याली पुलाव है। उसने जैसे ही टेबल पर खाना लगाया तो एक के बाद एक उसके सारे ख्याली पुलाव टूटने लगे। तो ये खाना बनाने के लिए इतनी देर से किचन में थी? अरे बनाने से पहले कम से कम हम सबसे पूछ तो लेती है कि हमें ये खाना खाना भी है कि नहीं। लेकिन मम्मी जी, कचौड़ी और आलू की सब्जी तो सबको पसंद है और मूंग की दाल का हलवा तो आपका फेवरेट है। हाँ भाभी, माना कि हम सबको ये खाना बहुत पसंद है, लेकिन आज हमारा ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। खैर, अब आपने बना दिया है तो लाओ दे दो। वैसे भी पूरे 2 घंटे से किचन से बाहर आई हो, अब और कुछ बनाने चलेगी तो 2 घंटे तक और इंतजार करना पड़ेगा। ये बात सुनकर अंजू का मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसका असली मूड खराब तब होता है जब वो सबको खाना परोसना शुरू करती है। बहू, लगता है कचौड़ियाँ बनाने में तूने पूरा ही टाइम लगा दिया। अरे माना कि कचौड़ियाँ करारी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी करारी कचौड़ियाँ बनाने का क्या मतलब जो दांतों से टूट ही नहीं रही। पापा जी, लेकिन आपने तो 3 कचौड़ियाँ खा ली। अगर कचौड़ियाँ टूट नहीं रही तो आप खा कैसे रहे हो? अरे बस मुझे ही पता है मैंने यह कैसे खाई है। नहीं खाता तो तुझे बुरा लग जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता, जो खाना तू जल्दबाजी में बनाती थी वो ज्यादा खराब था या ये, या फिर दोनों ही ऐसे है। सच में अंजू, तुम तो अगर किसी को किसी की फेवरेट चीज भी बनाकर खिलाओगे ना तो इंसान एक दिन उसी से नफरत करने लगेगा। इतना खराब खाना बनाने का टैलेंट कैसे है तुम्हारे अंदर? खाना चाहे जल्दी बनाओ या देर में, खाना बनता तो वैसे ही है। अगली बार थोड़ा अच्छा बनाऊंगी। मम्मी जी, आपने हलवा खाया? कैसे बनाया हलवा? बेटा, इतनी समझदार तो तू है ही, मेरी शक्ल देखकर तुझे समझ में आ जाना चाहिए कि हलवा कैसा बना है। इतना कौन भूनता है हलवे को? बिल्कुल सुखा दिया हलवा। हलवा कम से कम थोड़ा गीला गीला रहे, इतना सख्त हो गया है। ऊपर से मीठा कितना तेज डाला हुआ है तूने, कसम से। अमित बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो किसी को उसका पसंदीदा खाना भी बनाकर खिलाए ना तो उससे भी नफरत हो जाए इंसान को। बेचारी अंजू अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन वो दिन पर दिन उसे और ज्यादा डीमोटिवेट करते जा रहे थे। लेकिन इस बार अंजू हार मानने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद, कई दिन से आलू के पराठे नहीं खाए बहू। आज आलू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। बढ़िया से आलू के पराठे बना ले। और हाँ, जैसे हर रोज टाइम लगाकर खाना बनाती है ना, वैसे ही आज टाइम लगाकर आलू के पराठे बनाइयो। कहीं उस दिन की तरह कच्चे आलू के पराठे बनाकर मत दे देना। ठीक है पापा जी, मैं टेस्टी से आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अंजू किचन में जाकर आलू उबालने लगती है और आलू से टेस्टी सा पराठे का मसाला बनाती है। उसमें वो प्याज, सारे मसाले, हरा धनिया, टेस्ट बढ़ाने के लिए हर एक चीज डालती है और मीडियम आंच पर करारे करारे पराठे सेक कर तैयार करती है। सब लोग जल्दी से आ जाइए, मैंने गर्मा गर्म टेस्टी से आलू के पराठे बनाकर तैयार कर दिए हैं। और आज कोई कच्चे आलू के पराठे नहीं बनाए मैंने, आलू उबाल कर टेस्टी सा मसाला बनाकर एकदम करारे पराठे बनाए हैं। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन इससे अच्छे तो वो कच्चे आलू के पराठे लग रहे थे। खैर, अच्छे तो वो भी नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्हें बनाने में टाइम तो कम लगा था। क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो जतिन? आलू का मसाला भी मैंने टेस्ट किया था और पराठा भी। टेस्ट तो खराब नहीं है पराठों का, बस खामखा मेरे खाने की बुराई करते रहते हो। खामखा नहीं बे, वो ठीक कह रहा है जतिन। इन पराठों को खाने के लिए हमने 1 घंटा इंतजार किया और खाने को मिले तो ऐसे पराठे। अरे इससे अच्छा तो मैं बाहर जाकर पराठे खाकर आ जाता। अंजू, तुम्हें नहीं लगता कि आलू के पराठे के हिसाब से तुमने आलू कुछ ज्यादा ही उबाल दिए? पराठे में थोड़ा सा खड़ा खड़ा आलू रहता है ना तो टेस्ट अच्छा आता है। ये तो बिल्कुल घुला घुला सा हो गया। अरे ये तो हद हो गए। अब आलू जितना उबलता है उसे उतना ही उबालूंगी ना, कम ज्यादा कैसे उबाल दूंगी? आलू 3 सीटी में उबलता है तो 3 सीटी ही लगाऊंगी ना, उसमें ज्यादा कैसे उबल जाएगा आलू?
ये कोई दाल थोड़ी ना है कि एक सीटी ज्यादा लग गई तो बिल्कुल भूल गई। आपके पराठे अच्छे नहीं बने, इसलिए आप अपना गुस्सा हमारे ऊपर मत उतारो भाभी। हम तो बस आपको वही बता रहे हैं जो सच है, लेकिन लगता है आप सच सुनना नहीं चाहती। हमें लगा था आप अब टाइम लगाकर खाना बनाने लगी हो तो खाना अच्छा बनाओगी, लेकिन आपके खाने में तो कोई फर्क नजर ही नहीं आता। हाँ बहू, ऐसा ही तुम्हारा कच्चे आलू का पराठा था और ऐसा ये उबले हुए आलू का पराठा है। हाँ तो एक तो इतनी मेहनत करके सब बनाती हूँ और आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो। अंजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी सासू माँ उसके पीछे पीछे किचन में जाती है। क्या हुआ बहू रानी, लगता है तुमने हार मान ली। अरे हार न मानो तो क्या करूँ मम्मी जी, खाना जल्दी बनाती हूँ तो सबको दिक्कत होती है। टाइम लगाकर एक एक चीज अच्छे से करके दे रही हूँ तब भी किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब करूँ तो क्या करूँ मैं। बेटा ये ससुराल है, यहाँ पर अगर तुम सबको दुनिया की सबसे टेस्टी डिश भी बनाकर खिलाओगे ना तो उसमें भी सब कमी निकाल ही देंगे। ये जल्दी खाना बनाना, देर से खाना बनाना ये तो बस बुराई करने का बहाना है। क्या मतलब? मतलब ये कि चाहे तुम काम कितने भी अच्छे से करो, लेकिन ससुराल में कोई कुछ न कुछ बोल ही देता है, इसलिए बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाओ। और हाँ, कल सबके लिए अच्छा सा खाना बना देना, चाहे जल्दी या चाहे देर में। बाकी तो खाना बनाने के बाद ही पता चलेगा। सासू माँ की ये बात सुनकर अंजू की भी हंसी छूट जाती है और उसे समझ में आ ही जाता है कि ससुराल तो आखिर ससुराल ही होता है, जहाँ काम चाहे जैसे भी करो चार बातें तो सुनने को मिलेंगी ही, लेकिन बात को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ससुराल के लिए तो यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। अरे बहू, ये लाली लिपस्टिक का नहीं चुगलिस्ट का टाइम है, चलो चले। शांति देवी और पिंकी दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसती है और अपने मोहल्लों को मुर्गा बनाओ मिशन पर निकल पड़ती है। ये है राधानगर का मोहल्ला, जहाँ सब लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है और वो है ये दो चुगलखोर सास और बहू, शांति देवी और उनकी बहू पिंकी। दोनों सास बहू कान लगाकर छत पर खड़ी हैं और शर्मा जी की बहू की बातें सुन रही है। पिंकी, जरा उधर कान लगा, लगता है शर्मा जी की बहू भागने वाली थी किसी के साथ। हाय राम, मतलब वो जो सलवार सूट पहनती है रोज, वही क्या? हाँ वही, मैंने कल देखा था, उसके हाथ में फोन था, किसी लड़के से हंस हंस के बातें कर रही थी मोहल्ले में। बेचारी शर्मा फैमिली, रेखा चाची को बताती हूँ, ये ना बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है। ऐसी मसालेदार न्यूज रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। मोहल्ले की रेखा चाची, मिसेस वर्मा और मिसेस जोशी सब्जी के ठेले से टमाटर छांट रही हैं। तभी शांति देवी और पिंकी एंट्री करती है, सिर पर पल्ला और आंखों में मसाला। पिंकी देख सामने, रेखा वर्मा और जोशी तीनों है, अब तो आएगा मजा, खबर देने का टाइम आ गया। हाँ मम्मी जी, चलिए बम फोड़ते हैं। दोनों उनके पास पहुंचती हैं और शांति देवी बड़े नाटकीय ढंग से कहती हैं, अरे बहनों, क्या तुम्हें पता है शर्मा जी की बहू भागने वाली थी? ये सुनकर तीनों महिलाएं चौंक जाती हैं। मिसेस वर्मा के हाथ से तो आलू गिर ही जाता है। क्या? ये क्या बोल रही हो शांति? अरे कौन सी बहू, वो नीतू? हाँ वही, वो जो रोज लाल दुपट्टा ओढ़ती है, हर टाइम मोबाइल में लगी रहती है और छुप छुप कर लड़कों से बातें करती रहती है। मम्मी जी ने खुद देखा। मैंने देखा, वो गली के कोने पे किसी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी, मुझे देखती ही एकदम अंदर चली गई। कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाय राम, कैसी बेशर्म है शर्मा जी की बहू, मुझे तो वो पहले से तेज लगती थी। शांति बहन, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, ये खबर पक्की तो है ना? और नहीं तो क्या, मम्मी जी झूठ बोलेंगी, बाकी हमें क्या, हमें तो जितना पता था वो बता दिया, बाकी आप खुद समझदार है। हम तो कह रहे हैं तुम लोग किसी को कहना मत, क्यों किसी के घर की बातें बाहर करनी है? तुम लोग तो घर की हो, इसलिए सिर्फ तुम्हें बताया है। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। सब्जी वाली भी उनकी बातें सुनकर चौंक जाती है। बाप रे, यहाँ सब्जी से ज्यादा मसाले तो बातों में।
तीनों ने तय तो यही किया था, ये बात किसी को नहीं बताएंगी। पर अफसोस, चुगली की आग जब सुलगती है तो धुआं छिपाया नहीं जा सकता। बात निकली और हवा की तरह उड़ गई, 1 से 2, 2 से, और देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब हर नुक्कड़, हर गली में एक ही चर्चा थी, शर्मा जी की बहू भागने वाली थी। सब लोग शर्मा जी और उनके परिवार का, खास करके उनकी बहू का मजाक बना रहे थे। कुछ ताने मारते, कुछ इशारे करते, कुछ पीठ पीछे भला बुरा कहते। मोहल्ले की औरत, देखो वही है शर्मा जी की बहू, बड़ी शरीफ बनती थी, अब समझ में आया रोज फोन पर क्यों लगी रहती थी। बेशर्मी की हद पार कर दी इसने तो। मोहल्ले की औरतें नीतू को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगती है। नीतू ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं? इस झूठी अफवाह ने नीतू की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। जो लड़की चुपचाप अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी, अब उसी पर उंगलियां उठने लगी। शर्मा परिवार भी धीरे धीरे बहू को शक की नजर से देखने लगा। शर्मा जी गुस्से में इधर उधर टहल रहे हैं। मिसेस शर्मा की आंखों में आंसू हैं। उनका बेटा रोहित चुपचाप खड़ा है। रोहित, पूछ अपनी बीवी से, ये मोहल्ले में क्या बातें उड़ रही है उसके बारे में? कौन था वो लड़का, क्यों बातें कर रही थी उससे? पापा जी, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। वो तो हमारे कॉलेज का एक पुराना क्लासमेट था, गली में मिल गया था। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम जानती हो ना आजकल लोग क्या क्या सोच लेते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम गई क्यों किसी लड़की से मिलने? पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है हमारी। अरे तुम अकेली क्यों मिली उससे? घर में किसी से कहा क्यों नहीं? मुझे लगा इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। कॉलेज की दोस्त से तो सब मिलते रहते हैं, रोहित के भी तो दोस्त मिलते रहते हैं। दोस्त मिलते रहते हैं लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं? ये सुनकर नीतू हैरान रह जाती है। पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी है, लोग कह रहे तू भागने वाली थी। इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कह देता, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया रोहित, मुझे नहीं पता ये किसने अफवाह फैलाई। मैंने तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। हमें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है नीतू, हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं। अगर बात साफ नहीं हुई तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, हमें अलग होना पड़ेगा नीतू। ये सुनकर तो नीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। शर्मा जी के घर में आग लगाकर भी शांति देवी और पिंकी को चैन नहीं पड़ा। दोनों का अगला निशाना बनी पड़ोस की मिसेस वर्मा, मिसेस जोशी और रेखा चाची। हमारी छोटी सी बात से शर्मा जी के घर तो ऐसी आग लगी है कि उसको बुझाते बुझाते पूरे परिवार की कमर टूट जाएगी। दोनों सास बहू ठहाके मारकर हंसती है। मम्मी जी, इस कांड के बाद अब अगला निशाना किसे बनाए? तभी उन दोनों को रेखा चाची, मिसेस वर्मा और मिसेस जोशी आते हुए दिखते हैं। बहुत याराना हो रहा है इन तीनों का आजकल। तो छुरिया चलाते ना मम्मी जी, शुरू करें? चला शुरू करते हैं मिशन अशांति। मिसेस वर्मा फूलों में पानी डाल रही है। पिंकी धीरे से जाती है। मिसेस वर्मा जी, क्या बताऊं आपको, आजकल ना भलाई का जमाना नहीं रहा। लोगों को किसी की अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। क्या हो गया पिंकी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं कुछ कहूं तो बेवजह बात पड़ेगी, सबको लगेगा पिंकी चुगली कर रही है। लेकिन क्या करूं, मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। रेखा चाची आपके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये सुनकर मिसेस वर्मा की भौहें चढ़ जाती हैं। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? रेखा चाची कल कह रही थी कि मिसेस वर्मा के हाथ की सब्जी तक जलती है और खुद को तो बहुत बड़ा शेफ समझती हैं। क्या रेखा ने ऐसा कहा? हमें तो नहीं पता इस बारे में, बस लोगों से सुना था ये सब। आपको बता देना जरूरी समझा। वैसे 4 जन में बैठकर रेखा चाची को आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ शांति देवी भी अपनी अशांति फैलाओ मिशन पर काम कर रही थी। वो रेखा चाची के पास बैठी थी। रेखा बहन, बुरा मत मानना, लेकिन मिसेस जोशी कह रही थी कि आप तो हर बात में अपनी चलाती हैं, किसी की नहीं सुनती। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि रेखा चाची को लगता है जैसे मोहल्ला उन्हीं के नाम लिखा हो। बताऊं, 4 जन में बैठकर किसी के बारे में ऐसा बोलना अच्छा लगता है क्या? मेरे तो कलेजे पर सांप से लौट गई ये सब सुनकर।
ये सुनकर रेखा चाची आग बुबला हो गई। क्या जोशी ने ये कहा? उनकी इतनी हिम्मत, अब उससे बात करनी ही पड़ेगी। रेखा चाची के पास आग लगाकर शांति देवी और पिंकी अपने आखिरी शिकार मिसेस जोशी की तरफ निकल पड़ी। मौसी जी, आप इतनी सभ्य हैं, पर मिसेस वर्मा कह रही थी कि आपका तो बस नाम ही जोशी है, बातों में तो जहर है। जब देखो सबके बारे में कड़वा बोलती हैं जोशी। ये सुनकर मिसेस जोशी गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। अब बहुत हो गया, अब मैं दिखाऊंगी इस वर्मा को कि जहर उगलना किसे कहते हैं। रेखा चाची, मिसेस जोशी, मिसेस वर्मा दनाते हुए अपने अपने घर से निकलती हैं और मोहल्ले में नुक्कड़ पर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। देखा जी, अपना मुंह संभालिए, आपको मेरे खाना पकाने से दिक्कत है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने की बुराई करने की? तू तो हिम्मत की बात ही मत कर, खुद को देख पहले। दोगली औरत, अपने आप को क्या समझती है? हाँ, कहीं की महारानी है क्या? और ये बात मैंने नहीं कही। रेखा, तू तो बोली मत, तूने तो मुझे मोहल्ले की रानी बना दिया, और वर्मा तू भी कम नहीं है। जोशी, अपनी हद में रह। हाँ, मैं कुछ बोली नहीं हूँ, उल्टा तुम दोनों ही मेरे बारे में बोल रही थी, कुछ भी बोले जा रही हो जोशी। हाँ, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है जो ऐसे बोलूंगी। ये सब तुम दोनों ने शुरू किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगी। ए जोशी, ज्यादा पंचायत मत कर। देख लिए तेरे भी रंग ढंग, कुछ से कुछ होता नहीं और दूसरों में नुक्स निकाल रही है। तीनों आपस में बहस करने लगती हैं। तीनों में जोरदार झगड़ा हो जाता है। शांति देवी और पिंकी पास खड़ी सब देख रही थी। तीनों को ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते देख दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। तीनों औरतों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये तीनों तो पक्की सहेलियां, ऐसे झगड़ क्यों रही है? आज तो टीवी देखने की भी जरूरत नहीं है, लाइव ड्रामा चल रहा है। शांति देवी और पिंकी ये सब देखकर हंस हंस के लौटपोट हो रही थी। देख पिंकी, वो वरमान को देख कैसे कमर पर हाथ रखकर गला फाड़ रही है। और वो जोशी, सारा जोशी ठंडा हो गया उसका तो। और रेखा, वो तो खारा पानी बन गई है। मजा आ गया। अब ये लोग महीनों बात नहीं करेंगी। चलो, अशांति फैलाओ अभियान तो सफल हुआ। अब कौन सा कांड करना है मम्मी जी? ये रेखा को बहुत गर्व है ना अपने बेटे पर। हाँ मम्मी जी, रेखा चाची का बेटा बड़ा अफसर है ना, इसी बात की डिंगे हाँकती रहती है। तो चलो, अब बेटे की पोल पट्टी खोलते हैं। अब की बार रेखा का लाडला निशाने पर होगा। हाँ मम्मी जी, अब उसका बड़ा अफसर बेटा ही मोहल्ले की गली में बदनाम होगा। दोनों सास बहू जोर जोर से हंसती हैं। मिसेस जोशी और मिसेस वर्मा सब्जी ले रही हैं, लेकिन हाल ही में हुई लड़ाई की वजह से एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही। तभी वहां पर पिंकी और शांति देवी आती हैं। पिंकी, देख रही हो, लड़ाई का असर अभी तक गया नहीं है। दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रही है। मम्मी जी, मुझे तो देखकर ही मजा आ रहा है। ये बदनाम बेटा मिशन कल करे क्या? अरे पागल हो गई है क्या? यही तो सही मौका है आग में घी डालने का। पिंकी और शांति देवी नजदीक जाकर गपशप में लग जाती हैं। आपको पता है, रेखा चाची का बेटा है ना जो, वो नाम का तो बड़ा अफसर है, पर असलियत में। मिसेस जोशी और मिसेस वर्मा, जो पहले से रेखा से नाराज थी, रेखा चाची के बेटे का नाम सुनते ही तुरंत बोली। असलियत में क्या हुआ, बोलो ना। अरे बहन, वो तो दारू पीकर गटर में गिर चुका है एक बार, वो भी अपनी वर्दी में। ये सुनकर मिसेस वर्मा और जोशी ठहाके लगाकर हंसने लगी। कितना बेहुदा है ये रेखा का लड़का, मुझे तो पता ही नहीं था कि दारू भी पीता है। वैसे तुमको किसे बताया ये सब? हमने नहीं देखा बहन, पर सामने वाले शर्मा जी के भतीजे ने बताया। पुलिस वालों ने तो उसे कुत्तों की तरह पीटा था एक बार, वो भी भरे चौराहे पर। अरे बाप रे, वो रेखा का बेटा ऐसा है क्या? दिखने में तो शरीफ लगता है, लेकिन करतूत देखो। बड़ा अकड़ कर चलती ना वो रेखा कि बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन हरकतें देखो। शरीफ? अरे मोहल्ले में शरीफ बनने का नाटक करता है, वरना हरकतें तो मवालियों जैसी है उसकी। बस जूते नहीं पड़े अभी। हाँ, रात को 2-2 बजे आता है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रहता है। मैंने खुद अपने घर की खिड़की से देखा है उसे। नाम का ही अफसर है, वरना असलियत में तो आवारा है, आवारा।
धीरे धीरे औरतों की भीड़ बढ़ गई और सब आपस में रेखा के बेटे के बारे में बातें करने लगी। राम राम राम, कभी सोचा नहीं था रेखा का लड़का ऐसा निकलेगा। अरे वही लड़का ना जो लाल बाइक चलाता है। मुझे तो पहले ये शक था बहन, अब सब समझ में आ रहा है। तभी वहाँ रेखा चाची आती है। रेखा मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं और रेखा को घूरने लगते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? सब बगल झांकने लगते हैं, कोई जवाब नहीं देता। मम्मी जी, शिकार खुद आ गया शिकार होने, अब देखिए आग कहाँ तक फैलती है। सभी औरतें मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती हैं। अरे छोड़ो जी, जिसका लड़का इतना घटिया उससे क्या ही बात करना, परवरिश में ही खोट है इनकी तो। हाँ बहन, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो खुद पर ही कीचड़ उड़ेगा। मोहल्ले वाले की बातें सुनकर रेखा हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना वो शराबी है, ना गटर में गिरा, ना ही उसे कभी पुलिस ने पकड़ा। फिर मोहल्ले वाले उसके बारे में इतनी गंदी बातें क्यों कह रहे हैं? वो एक पल को सोचती है, फिर आगे कहती है, जरूर कोई है जो ये अफवाह फैला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मिसेस वर्मा और जोशी से मेरी लड़ाई हुई थी, वो भी किसी के उकसाने पर हुई हो। उसी वक्त जैसे जवाब देने को किस्मत ने किसी को भेजा हो, वहां आती है मिसेस शर्मा, जिनकी बहू की जिंदगी अफवाहों की वजह से टूटने की कगार पर थी। तुम सही कह रही हो रेखा बहन, मेरी बहू नीतू के बारे में भी किसी ने ऐसी वैसे बातें फैलाई थी पूरे मोहल्ले में। पूरा मोहल्ला उसे भगोड़ी बहू कहने लगा था। पर अब सोचने लगी हूँ, हर घर में कोई ना कोई लड़ाई हो क्यों रही है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो सबके बीच जहर घोल रहा हो। मतलब कोई ऐसा जो सबकी बातों में तड़का लगाकर आगे पहुंचा रहा है, जो सबके कानों में बस आधी बात डालता है। शांति देवी और पिंकी दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती हैं। हाँ, हर जगह वही दोनों दिखती हैं। जहाँ लड़ाई हुई वहाँ पहले वो थी, कभी कान में, कभी दीवार के पीछे। तभी वहाँ मिसेस वर्मा और मिसेस जोशी भी आती हैं। आप दोनों सही कह रही हो, आज भी रेखा जी के बेटे के बारे में वो दोनों ही बातें फैला रही थी। हर बार जब हम लड़ पड़ी, उससे पहले वही दोनों कुछ न कुछ कह कर गई थी। तो ये दोनों ही है जो पूरे मोहल्ले में कीचड़ उछाल रही है। अब बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई थी तो मोहल्ले की औरतों ने एकजुट होकर फैसला लिया। अब शांति देवी और पिंकी को मिलेगा वो सबक जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मोहल्ले वालों ने ठान लिया था, जिसने सबकी इज्जत का मजाक उड़ाया, अब वही खुद मजाक बनेंगी। तो प्लान ये रहेगा, हम सब ऐसे झगड़ेंगे जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। और हम जानबूझकर आवाजें इतनी तेज करेंगे कि शांति देवी और पिंकी दूर से भी सुन ले। और जैसे ही वो दीवार के पास कान लगाने आएंगी, ऐसा सरप्राइज मिलेगा दोनों को कि जिंदगी भर याद रखेंगी। गली के बीचों बीच चारों महिलाएं जोर जोर से झगड़ने लगती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शराबी कहने की? पहले तो अपना मुंह धो, हर जगह खुद को रानी समझती है। तू तो हर समय जासूसी करती रहती है, तेरे जैसी औरतें ही मोहल्ले बिगाड़ती है। आवाज सुनकर पिंकी और शांति देवी भी वहां आती है और आदत से मजबूर एक कोने में छुपकर कान लगाती हैं। अरे बेटा, लगता है कुछ बड़ा झगड़ा हो रहा है। अरे वाह वाह वाह, आज तो बिना हमारे कुछ किए झगड़ा करने लगे ये लोग। मम्मी जी चलिए ना दीवार के पास चलते हैं, मजा आएगा। जैसे ही दोनों सास बहू कान लगाकर दीवार की ओर से झांक कर देखती है, एक उड़ती हुई चप्पल सीधा शांति देवी जी के सर पर लगती है। शांति देवी के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे प्रसाद मिल गया, जा तू भी ले ले। है सच्ची? लाओ मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। जैसे ही पिंकी झांकने के लिए गर्दन बाहर करती है, एक उड़ता हुआ स्टील का बर्तन सीधा कनपट्टी पर लगता है। पिंकी की तो चीख भी नहीं निकलती, उसके कान में सीटी बजने लगती, वो वहीं बैठ जाती है। मम्मी जी आपको तो चीखों के साथ प्रसाद मिला, मुझे तो कनपट्टी छाप प्रसाद मिला। आए, मर गई, ये था क्या?
मम्मी जी लगता है कोई थाली बजा रहा है हमारे नाम की। दोनों को इतनी जोर से चोट लगी थी कि दोनों के तोते उड़ गए और दोनों वहीं गिर पड़ी। मोहल्ले वाले आते हैं और उन दोनों की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या हुआ शांति चाची, कहीं आपस में लड़ पड़ी क्या? या फिर दारू पीकर गटर में गिर गई थी। शायद किसी ने उनको भी कुत्ते की तरह पीट दिया। हमें तुम दोनों की सारी करतूत पता चल गई है। पिंकी और शांति देवी शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से ना किसी के घर में झांकेंगे, ना कान लगाएंगे, हम सच में बदल जाएंगे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा।